नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं 224 व्यूज़। 224 व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ड्यूक 390 का ओनरशिप रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिनकी गाड़ी है उनके साथ हमने एक पहले भी वीडियो शूट करा था। अगर आपने होंडा सिटी वाला वीडियो देखा होगा तो हमने डॉक्टर आदित्य के साथ शूट करा था। तो एक बार वापस से हम डॉक्टर आदित्य के साथ शूट कर रहे हैं, मगर इस बार उनकी ड्यूक 390 का। तो डॉक्टर आदित्य प्लीज़ आ जाइए। वेलकम डॉक्टर आदित्य, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कैसा है? बस मैं बढ़िया। और बाइक कैसी चल रही है आपकी? बाइक भाई सुपर ऑसम, बहुत सही है। तो डॉक्टर आदित्य, मतलब ड्यूक 390 को आपको कितना टाइम हो गया लिए हुए? यार ये मैंने 2017 में परचेस किया था इसको, जून 2017 में। और अब तक कितने किलोमीटर इसको आप चला चुके हो? ये ऑलमोस्ट 48,000 हो गई है अभी। ये 50 क्या लगा 50,000 भी कह सकते हैं। तो आपने मतलब कहाँ कहाँ इसको ले गए हो आप? यार इससे कुछ लॉन्ग राइड्स हुई है मेरी, मतलब एक लद्दाख वाला मेरा सर्किट हुआ है, मनाली लेह वाला, और एक हम लोग स्पीति राइड किया है इस पे। और बाकी वीकेंड राइड्स तो होते रहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह कुछ आसपास मैंने ये सब भी किया हुआ है अभी। तो मतलब मेजरली लंबे में बहुत चलाते हो आप इसको? हाँ। तो लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस कैसा है इसका? यार मतलब मेरी जो हाइट रेशियो है उसके हिसाब से तो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगी गाड़ी। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो बहुत सही है। मतलब कहीं ऑफ रोड आ जा रहा है तो मैं खड़े होके भी चला रहा हूँ तो प्रोपोर्शन सही जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब गाड़ी का रिस्पांस बहुत अच्छा है। इवन रोड टायर्स है इसमें, बट ऑफ रोड में मतलब कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। मतलब हाँ, हार्डकोर ऑफ रोड है उसकी बात अलग है, नहीं तो ऐसे तो बढ़िया चलती गाड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपने हाईवे एक्सपीरियंस बताया। अब हाईवे पे एक्सपीरियंस की अगर मैं और उसकी बात करूं तो गाड़ी का परफॉर्मेंस, यानी कि सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का, गाड़ी की सीटिंग कैसी है? या सीटिंग इसका क्या है, ये जो पिछला मॉडल था इसका 16 और 14 वगैरह से, इसका सीटिंग थोड़ा अच्छा कर दिया है, थोड़ा सीट इसका थोड़ा ब्रॉड कर दिया पहले कंपैरिजन में। सस्पेंशन इसमें अपसाइड डाउन WP के दिए हुए हैं ना, तो सस्पेंशन का रिस्पांस बहुत अच्छा है। पिछला भी ये WP का ही सस्पेंशन है इसका। तो हाईवेज़ वगैरह पे, कॉर्नर्स वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। स्लिपर क्लच वगैरह है तो एक्सट्रीम अपन स्पीड पर ज़्यादा है, गियर डाउन करके कॉर्नर लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मतलब बहुत अच्छी, मतलब फन लविंग है। आप मज़ा आ जाएगा हाईवे वगैरह पे। तो ये आपकी प्राइमरी बाइक है? प्राइमरी बाइक है मेरी। एक मतलब एक सेकेंडरी एक और बाइक है घर पे, पल्सर है मेरे पास। तो रोज़ मतलब ये डे टू डे सिटी बेसिस में आप उसको निकालते हो कि इसको निकालते हो? यार डे टू डे तो मैं वो पल्सर ही चलाता हूँ, क्योंकि सिटी में मतलब इतना फिजिबल नहीं है इसको चलाना आराम से। क्योंकि वो क्या, इसका गियर रेशियोस हाई हैं, कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा है इंजन का, तो मतलब बहुत एग्रेसिव रहती है। तो आप सिटी में उतना ईजी नहीं रहता है। कुछ लोग चलाते हैं मेरे फ्रेंड्स, वो लोग सिटी में भी यही चला रहे हैं क्योंकि और ऑप्शन नहीं है उनके पास तो करके। बट मैं जब दोनों में कंपेयर करता हूँ तो वो सिटी के लिए वो ठीक है, इसको आप सिर्फ राइड्स पर ही निकालना ज़्यादा। और वो तो एवरेज भी ज़्यादा देती होगी? एवरेज ज़्यादा देती है वो 40 का राउंड। तो सिटी में तो खैर उसको कम ही चलाते हो, तो मेजरली आप इसको हाईवेज पे ही चलाते हो, मतलब वीकेंड्स पे ही चलाते हो? वीकेंड्स पर ही है मोस्टली, मतलब आप समझ लो। नहीं तो फिर लॉन्ग राइड्स पे आप निकल गए? हाँ, लॉन्ग राइड्स हो गए, वीकेंड राइड्स हो गए, उस पर ही निकलती है। तो एवरेज क्या दे रही सिटी और हाईवे दोनों पे? या सिटी में मान के चलो इसका 25 से 26 के अराउंड एवरेज आता है सिटी में। और हाईवेज़ पर मतलब जो मेरी लॉन्ग राइड्स हैं उस पर बात करूँ तो 34 का एवरेज दिया है। और ऐसे भी मतलब जो नॉर्मल अपने से वीकेंड राइड्स वगैरह में तो 30-31 दे देती है उसमें। तो यार फुल टैंक टू फुल टैंक आपने कैलकुलेट किया है? फुल टैंक कैलकुलेट किया है मैंने स्पीति वाले राइड पे, तो 34 का एवरेज आया था उस टाइम। 34 का? तो स्पीति करा हुआ है आपने, लद्दाख करा हुआ है, तो उस टाइम पे आपने क्या मॉडिफिकेशंस कराए थे गाड़ी में? यार कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस थे। मैंने इसमें एक वाइज़र लगाया हुआ था, अभी हाल फिलहाल सिटी राइड्स वगैरह चलती है इसलिए मैंने निकाल दिया। एक वाइज़र है क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत आता है, राइट 120-130 के ऊपर जाते हैं, तो वो कराया मैंने। इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स लगाए मैंने HJG के, इसके साथ उसका रिले केबल पूरा लगाया हुआ है। फिर मैंने ये रैम माउंट लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने माउंट्स इसके पहले लद्दाख राइड पे एक लोकल कोई माउंट लगवा लिया था 800 रुपीज़ का, तो वो मैंने देखा, वो हम लोग चंडीगढ़ ही पहुँचे थे, वहाँ तक वो बोल गया था, दम तोड़ दिया था उसने। कोई मतलब नहीं था उसमें। चार्जर वगैरह भी था बट वो फैंसी था, कोई मतलब नहीं था। तो फिर ये रैम माउंट मुझे सजेस्ट किया कुछ लोगों ने, तो फिर मैंने ये लिया। इसमें मैंने बोल्ट का सुपर चार्जर लगा रखा है चार्जिंग के लिए, है ना, फास्ट चार्जिंग रहती है इसके अंदर, तो आपका फ़ोन वगैरह चार्ज वगैरह होने में दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तो ये सारे कुछ आपने मॉडिफिकेशन कराए। अच्छा डॉक्टर आदित्य, एक क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स सबके लिए रहेगा कि
जैसे बहुत सारे लोग KTM इसलिए लेते हैं कि उनको यार देख के थ्रिल आता है, एड्रेनलिन रश होता है कि यार KTM है, भागती बहुत तेज़ है। तो आपने हाईएस्ट से कितना स्पीड टच किया है? टॉप स्पीड मतलब आप ड्यूक 300 को कितनी ले गए हो? यार मतलब इसकी जो टॉप स्पीड है, मतलब अपन प्लेन रोड्स पर अगर देखें तो ये 169 170 टच कर ले बहुत है, ठीक है। बट एक बार मैं डाउनहिल रोड पर था थोड़ा, तो 179 टच किया था इसने एक बार। बट वो डाउनहिल था, मुझे समझ में आ रहा था, हालांकि क्योंकि इतना मेरी टॉप स्पीड जाती नहीं गाड़ी कभी, तो थोड़ा रोड का सपोर्ट था तो 179 गई थी, नहीं तो आप मान के चलो 165 से 169 मैक्स टू मैक्स जाती है, इसके ऊपर नहीं जाती। अच्छा, उसके ऊपर नहीं जाती। कोई बोलता है कि वो नॉर्मल रोड पे 170 गया है, वो इम्पॉसिबल है, इस पे नहीं जाता। पुराना वाला मॉडल एक बार जाता था, ये नहीं जाती। वो थोड़ा बहुत रॉ था। थोड़ा रॉ। और खैर पर्सनली पुराना वाला मतलब बहुत स्टिफ सस्पेंशन था उसका, और उसकी सीटिंग भी बहुत स्टिफ थी। इसको बहुत अलग तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है। अब जो कि आप देख रहे हो 125 हो गई, 200 हो गई, 250 यही सेम फ्रेम में आ रही है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। बट वही है कि इसमें सिर्फ TFT अपने को 390 में ही देखने को मिल रही है। और जहाँ तक आपका BS4 वर्जन है, और अभी BS6 में हल्का सा जो पावर है उन्होंने थोड़ा सा कम किया, तो हाँ और रिफाइंड हो गई है। तो आपने वो चलाई? अब वो चलाई है मैंने कभी, बट वो मतलब मुझे इतनी एग्रेसिव नहीं लगती है जितना एग्रेसिव ये है। मतलब वो मतलब एक बहुत छोटा सा है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट ये है कि हाँ वो मतलब कहीं मतलब पावर मेरे को उतना वैसा फील नहीं हुआ उसके अंदर। अब आप जैसे BS3 चलाओगे तो फिर आपको आपकी वाली कम एग्रेसिव लगेगी, वो तो जनरल सी बात है कि सीरीज़ चेंज होती है तो रिफाइन इतनी होती जाएगी। अच्छा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आपका हो रहा है? मेंटेनेंस कॉस्ट देखो यार क्या है ना, अगर आप शोरूम से सर्विस कराओगे इसमें तो ज़्यादा नहीं आता है, हार्डली मान के चलो आप 2000-2500 के अराउंड जाएगा, मतलब कोई छोटे मोटे इधर उधर के खर्चे भी निकले तो। बट मैं इसको जैसे कि मैं बाहर सर्विस कराता हूँ, एक मेरे फ्रेंड है वो मतलब अच्छी सर्विस करते हैं, सुपर बाइक्स वगैरह वो करते हैं, तो इसकी सर्विस भी वो अच्छी करते हैं। तो उसमें इंजन ऑयल मैं दूसरा डालता हूँ, रैपसोल का इंजन ऑयल यूज़ करते हैं इसके अंदर। अभी हम वो लोग तो मोटुल का यूज़ करते हैं, बट ठीक है वो भी अच्छा, वही फुल सिंथेटिक है, बट इसका रिस्पॉन्स मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरा सर्विस कॉस्ट अराउंड 3000 के अराउंड जाता है। 3000 लगभग आपका हर 5 से 6000 किलोमीटर में आता है। 5000 का मान लो। और टायर्स आपने अभी तक कितने सेट चेंज किए टायर्स के? टायर का ये मेरा शायद 4th सेट है अभी इसके अंदर। 50,000 भी नहीं हुआ, 4था सेट है। हाँ 4था सेट है। तो दोनों मतलब पूरा सेट। हाँ, मैं पहले क्या करता था कि ऐसा कर लेता था कि सिर्फ रेयर चेंज करा लिया, क्योंकि रेयर जल्दी जाता है करके। बट फिर वो समझ में आया कि आपका गाड़ी का रिस्पांस वैसा रहता नहीं है अगर अगला पिछला अलग अलग उस पर है। तो फिर मैंने फर्स्ट के बाद मैंने हर बार फिर सेट ही चेंज कराया है। तो अगला मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं करा लेता हूँ साथ में चेंज उसको, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसका ये एक नया ऑप्शन मिल गया हमको, इसमें सीएट का रेड X1 टायर है, 60-200 का सेट आ जाता है ये पूरा। अच्छा, हाँ तो 60-200 में पूरा सेट आ जाता है। और राइड क्वालिटी भी दोनों सेट चेंज मतलब पूरे सेट चेंज कराने से राइड क्वालिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि मेटजेलर पहले इसमें हम लोग यूज़ करते थे। मेटजेलर नो डाउट बहुत अच्छा टायर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑफ रोड में मतलब उसका थोड़ा कटने वटने का इशू देखा है हमने, वो कट जाता है जल्दी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट कंपाउंड है। रोड पर उसकी ग्रिप नो डाउट बेस्ट है, बट ऑफ रोड में थोड़ा दिक्कत करता है, ऊपर से थोड़ा कॉस्टली भी है। अभी लेने जाएंगे तो रेयर ही हमारा 7000 के अराउंड आता है। अब ये 60-200 में सेट ही आ गया, और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसके बाद मतलब लगाने के बाद कभी ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई दिक्कत है। हाँ, जैसे ही गाड़ी आपकी 155-160 के अराउंड पहुंचती है तो समझ में आता है कि हाँ अब ये यहाँ पर टायर छोड़ सकता है रोड, तो वहाँ पर आपको तो मतलब ऐसा डर आपको महसूस हुआ कि यार मैं 140 के ऊपर चल रहा हूँ, कहीं लगता है कि मैं मतलब ओवर स्पीडिंग में डर लगता है? वो 165 के उधर लगता है, क्योंकि एक बार मेरा क्रैश हो गया था हाई स्पीड पे। अच्छा। हाँ, तो अब वो थोड़ा एक दिमाग में बैठ जाता है, बस वो चीज़ है। नहीं तो बच्चे चलाते हैं 165 तक पहुंचा लेते हैं। तो मतलब उसकी कहानी बताएंगे कि क्रैश कैसे हुआ था आपका? अरे यार मैं वो एक मेरे फ्रेंड का फंक्शन था दूसरे सिटी में, 50 किलोमीटर अराउंड था यहाँ से। तो मैं जा रहा था, तो हाईवे पे क्या हुआ कि पूरा क्लीन हाईवे था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था क्लियर दूर तक। तो मैं डक्किन होके फास्ट चला रहा था बाइक। तो उस दिन ही मैं बता रहा हूँ जो 171 करीब पहुँची थी गाड़ी मेरी। तो मैं 171-172 अराउंड था, और क्या हुआ कि रोड पर एकदम से अनएक्सपेक्टेड बम्प आ गया। ओके। तो वो मेरा क्या हल्का सा अगला टायर गया हुआ था, है ना। वो कारण ये हो गया था कि पिछला सेट चेंज करा लिया था, अगले का टाइम आ गया था गड़बड़। तो इसलिए कभी भी टायर का सेट अपने को पुराना नहीं होना चाहिए हाई स्पीड वगैरह के लिए, तो ध्यान रखो। तो वो हाई स्पीड में जैसे ही गाड़ी लैंड करी तो गाड़ी बैलेंस नहीं हो पाई, और मैं स्किड हो गया। अराउंड 60 फीट्स मैं रोड पर स्किड हुआ था। अच्छा। वो हाँ, मेरा गुड लक ये रहा कि कोई बड़ा व्हीकल पीछे से नहीं आ रहा था, तो कुछ नहीं हुआ। मैं गिरा, राइडिंग गियर्स पहना हुआ था तो बच गया, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत छिला मैं, गाड़ी एक साइड से डैमेज हो गई थी। कहाँ, राइट से लेफ्ट से? राइट से। राइट तो मतलब पूरी चली गई थी? हाँ, राइट से पूरा उसका पूरा पैनलिंग वगैरह सब सारा चला गया था, हैंडल बैंड हो गया था,
किस्मत थी, लाइट वाइट नहीं गया उसका। तो खैर ये तो आपका इंश्योरेंस में क्लेम हो गया, लेकिन उतनी स्पीड में भी आपको कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। राइडिंग गियर्स थे, मतलब मैंने उस टाइम लेवल 1 जैकेट पहना हुआ था, मतलब लेवल 1 आर्मर थे उसके अंदर। तो मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट लेवल 2 आपका आर्मर होना चाहिए, क्योंकि जब उस दिन बाद क्या हुआ ना, मेरा शोल्डर पर जैसे ये जो आर्मर है इसमें स्टील है यहाँ पर, उसमें क्या हुआ था ना, ये आर्मर नहीं था इस टाइप का। तो एक टाइम के बाद वो आर्मर फट के निकल गया था। अच्छा। तो मेरा शोल्डर छिल गया था। ओके। तो फिर जब सीनियर्स हैं जो राइडिंग में, उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि आपका गलती हो गया कि आपने जो राइडिंग जैकेट पहना था वो लेवल 1 प्रोटेक्शन में था, आपको एटलीस्ट लेवल 2 पहनना है। तो ये क्या है ना, ये आपका स्टील काफ़ी झेल जाता है इनिशियल, फिर आपको ये इतनी जल्दी फट के नहीं निकलेगा जैसा उसमें हो गया था। तो वो एक्सपीरियंस मिला कि नहीं, राइडिंग गियर्स तो अच्छे ही होना चाहिए आपके पास। राइट। राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, बूट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं तो लिटरली मतलब 170 की स्पीड में एक्सीडेंट होना और आदमी का ज़िंदा बचना था बहुत बड़ी बात होती है। और तो उसके बाद भी मतलब ये है कि राइडिंग की वो जो क्रेजीनेस है वो ख़त्म नहीं हुई? नहीं यार, वो तो मतलब वो पैशन है, वो कैसे ख़त्म होगा। वो तो थोड़ा 1-2 महीने में ज़्यादा स्पीड में नहीं चला पाया बाइक, फिर अब मैं अभी भी मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ, 150-155 ही जाता हूँ, 160 पहुँच गया तो। बट वो सिर्फ हाईवेज पे? हाईवेज पे, सिटी में तो कैसे जाऊँ। हाँ, सिटी में खैर जोक्स अपार्ट, बाकी और कुछ आपने गाड़ी में कस्टमाइज़ कराया है? नहीं, बस यही किया मैंने, एक स्प्रॉकेट चेंज किया है मैंने अभी। स्प्रॉकेट मुझे जो स्टॉक जो आता है, मतलब उसका रिस्पांस भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बट वो ये मैंने जो नया लगवाया है, ये आरके का है। ये इसमें जो है ये डब्ल्यू रिंग्स हैं। तो डब्ल्यू रिंग्स क्या, ल्यूब को थोड़ा लंबे टाइम होल्ड करके रखता है। तो हाईवेज पे आपको थोड़ा हेल्प हो जाती है कि जल्दी जल्दी ल्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाता। नहीं तो आपको हर 250-300 किलोमीटर्स पे लगता है यार चेन सूख गई है करके। तो इस पर थोड़ा सा मतलब आप मान के चलो 50-60 किलोमीटर्स का ज़्यादा रेंज है। ओके। और बाकी ग्रैब हैंडल? हाँ, ये क्या हुआ ना कि इसका ये टेल लाइट का थोड़ा इशू आ रहा था मेरा, बार टेल लाइट खराब हो जा रहा था। तो ये 2017 मॉडल में दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने 1 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी दिया था। इशू आ रहा है तो आप कराते रहो करके काम। तो इसका टेल लाइट बार खराब हो रहा था, तो मुझे मैकेनिक्स ने बताया कि सर ये नया वाला ग्रेबल लगवाइए आप, इससे क्या टेल लाइट में प्रेशर नहीं आएगा, तो ये खराब नहीं होगी करके। तो बेसिकली रेयर राइडर के बैठने की वजह से जो उस पे लाइट पे प्रेशर आ जाता है, तो उसके जो कनेक्टिंग पॉइंट्स जिससे वो जुड़ा हुआ है फ्रेम, वो वहाँ से टूट जाता था। अच्छा, टूट जाता तो फिर मॉइस्चर अंदर आता है और फिर LEDs खराब हो जाते हैं। तो वो उसके लिए फिर उन्होंने बोला, तो फिर मैंने चेंज कराया उसको। तो बाकी 50,000 किलोमीटर तक का आपका अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा ही है। तो अब अच्छा, एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि आपसे, जैसे उस टाइम पे आपने ये ली थी, तो ड्यूक से पहले आप पल्सर ही चला रहे थे कि बीच में और भी कोई बाइक आपने रखी थी? मैंने 2016 में ड्यूक 200 ली थी। ओके। हाँ, वो बट उसको मतलब गाड़ी बहुत अच्छी थी, उसमें भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना कि वो उसमें ABS और स्लिपर क्लच वगैरह नहीं था। तो वो भी ऐसा नहीं है, 137 अराउंड जाता था उसका टॉप स्पीड। तो अभी क्या होता है ना, कभी हाई स्पीड में ब्रेकिंग करना पड़ जाए तो ABS नहीं है तो दिक्कत आती थी उसमें, गियर डाउन करना पड़ रहा है, स्लिपर क्लच नहीं है। तो स्लिपर क्लच इतना बड़ा दिक्कत नहीं था, बट वो एटलीस्ट वो ABS तो चाहिए था उसके अंदर। ABS तो ज़रूरी है, इसलिए उस टाइम यही ऑप्शन था मेरे को, तो मैंने फिर ये ले लिया। और भी गाड़ियाँ थी बट। तो आप डोमिनार पे भी जा सकते थे, बेनेली 300 है, निंजा 300 है, उस पे भी जा सकते थे, तो आप उन सब गाड़ियों पे क्यों नहीं गए? यार बेनेली और ये जो निंजा, ये जो है गाड़ी अच्छी है, निंजा भी अच्छी है, मतलब निंजा अच्छा ऑप्शन है। बट वो मतलब उसका प्राइस ओवर प्राइस लगती है थोड़ा मेरे को, 4.5 लाख के अराउंड उसका प्राइस जा रहा था। हाँ, वो मानते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट जो इससे हम कर सकते हैं, थोड़ा ऑफ रोड वगैरह भी कर सकते हैं, उस सब से थोड़ा मेरे को लग रहा था कि फुल फेयरिंग बाइक है, उसके पार्ट्स वगैरह भी कॉस्टली आते हैं। इनकेस कभी फॉल ऑफ होती है तो उसका फेयरिंग ही 40,000 अराउंड कुछ आता है, महंगे फेयरिंग्स वगैरह हैं उसके। और जो डोमिनार है, डोमिनार मतलब वो थोड़ा हैवी साइड पर जा रही थी वो बाइक, वो ज़्यादा हैवी है। पावर भी मतलब उसमें अराउंड 35 bhp वाला मॉडल था उस टाइम हम लोग के टाइम पे, जब अभी तो 40 आ गया है, बट उस टाइम 35 bhp था। तो मैंने कहा यार ये मतलब अंडर पावर्ड ही रहेगी। और हाँ, हाईवेज पे नो डाउट बहुत स्टेबल है, बट ये है कि आपको कभी कच्चा रोड मिल जा रहा है, ऑफ रोड मिल जाएगा, स्लज मिल जा रहा है, तो उसमें उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बैठती है अंदर मिट्टी में। और ये हल्की बाइक है, आपको थोड़ा सा बस पुश करना है, फिर निकल जाती है गाड़ी। अगर फ्रेम है इसका लाइट वेट, मतलब बेल्ट जो है लाइट है, तो कहीं से भी निकल जाती है। ट्रेलर्स फ्रेम, इवन ये सेम फ्रेम वो लोग 1290 तक में यूज़ करते हैं KTM में, तो ये सेम फ्रेम उन्होंने दिया हुआ है, लाइट वेट फ्रेम है, अराउंड 169 kgs कुछ उसका वेट है, उसका ड्राई वेट। तो हल्की है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आता फिर उसके अंदर। तो अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स अपना वीडियो देख रहे हैं, तो आप ड्यूक 390 सजेस्ट करेंगे लोगों को?
कि ले सकते हैं वो? हाँ यार बिल्कुल, आँख बंद करके लो अगर आप मतलब पर लेकिन ये है कि थोड़ा सा आइडिया ले लेना है बाइक का, थोड़ा सा पावर कंपैरेटिवली ज़्यादा, जिन लोगों ने 100 सीसी या 150 सीसी बाइक चलाई है तो थोड़ा सा समझ लो, किसी फ्रेंड की बाइक ले लो, समझ लो गाड़ी में पावर कैसा है। एकदम से एक्सेलरेशन वगैरह पर नहीं जाना है। मैंने कुछ लोगों का एक्सीडेंट होते देखा सिर्फ इसी में कि उन्होंने पहली बार गाड़ी पकड़ी हाथ में और वो क्रैश हो गए। तो और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी हो गई हैं क्योंकि वो उनको आइडिया नहीं था कि गाड़ी कितनी स्पीड में, क्योंकि होता क्या है ना, ये गाड़ी आपको हाई स्पीड में समझ में नहीं आती कि हाई स्पीड पर चल रही है, क्योंकि इतनी स्मूथ है ना हाई स्पीड्स पे भी। आप 100 तक भी आपको ऐसा लगता नहीं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में, बट जब वो क्रैश होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा इंजरी होता है। तो आप गाड़ी ले सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। थोड़ा सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशंस देख लेना है, क्योंकि माइलेज भी थोड़ा सा कम है और इसका थोड़ा मेंटेनेंस भी थोड़ा सा एक हायर एंड पर है, ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि हाँ आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें तो आनी ही आनी है खर्च। क्योंकि मेजरली जो है KTM's का, जैसे कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, यंगर जनरेशन का मेनली KTM पे मन आता, RC हो, ड्यूक हो। कॉलेज गोइंग के लिए मैं बोलूँगा कि आप एटलीस्ट ड्यूक 200 वगैरह ले लो, मतलब कॉलेज के लिए आपको इतना ज़्यादा पावरफुल बाइक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट राइडर्स हैं, आपका फाइनेंस मतलब आपके फाइनेंस जितने हैं वो आपको अलाउ करते हैं, घर वाले अलाउ करते हैं बड़ी बाइक के लिए, तो फिर आप 390 ले लो, उससे बड़ी ले लो, जो भी है। बट आपको कॉलेज वॉलेज जाना है तो 200 सीसी इसका जो ड्यूक 200 है वो मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट पावर है, वो 137 टच करती है वो, है ना। इवन आप उससे टूरिंग भी कर सकते हैं। मेरे कितने फ्रेंड्स तो ये गाड़ी छोड़ के 200 लेके जाते हैं राइड्स पर लंबी, क्योंकि वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ती है, उसमें एक्सपेंसेस भी कम आते हैं, वाइब्रेशंस भी थोड़े से कम रहते हैं कंपैरेटिवली, ज़्यादा स्मूथ चलती है वो। अभी क्या हाई कंप्रेस्ड इंजन हो जाता है 390 सीसी के लिए, तो इसमें थोड़े से वाइब्रेशंस भी ज़्यादा रहते हैं, उसमें वाइब्रेशंस भी कम है। बट आपको मतलब हार्डकोर ऑफरोडिंग और ये क्या कहते हैं हाईवेज वगैरह के लिए बाइक चाहिए, और ऐसी कि नहीं आपको हाईवेज पे पावर कम ना मिले बिल्कुल, तो फिर ये आप ये लो गाड़ी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा डॉक्टर आदित्य आपसे ये है कि इसके आपको पॉजिटिव क्या लगे और नेगेटिव क्या लगे गाड़ी के? पॉजिटिव ये है यार कि मतलब इसका रिस्पांस बहुत क्विक है, मतलब सारे गियर रेशियोस वगैरह में 6th गियर तक भी अच्छा रिस्पांस आता है। मेंटेनेंस कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, मतलब आराम से आप मेंटेन कर सकते हो इस बाइक को, और मतलब स्पीड वगैरह भी सब सफिशेंट है, मतलब उसके पावर के हिसाब से सब कुछ सही है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है इसके, मतलब वो प्लस पॉइंट है बाकी बाइक से। मतलब मैं तो अब मतलब इसका यूज़ टू हो गया हूँ, मुझे अब कुछ भी गाने वगैरह चेंज करने, कॉल उठाना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, आपके इंटरकॉम से कनेक्ट कर लो तो सब चीज़ें आपके कंसोल पे एक दिखती हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगता है कि उस टाइम पे किसी बाइक में नहीं था ये चीज़, तो ये बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे इसका। इवन अभी भी जो गाड़ी आ रही है ना उसमें इतना डिटेल्ड नहीं है, मैंने देख लिया और भी गाड़ियों में आ रहा है ये सब फीचर, बट इतना डिटेल्ड नहीं है उसमें। आप कॉल मतलब उठाना करना, उसमें नाम नहीं दिखता, ये सब चीज़ें इसके अंदर क्लियर दिखता है। आपको लग रहा है ज़रूरी तो उठाओ, नहीं तो यहीं से कट कर लो। लोगों को इंटरकॉम से कट करना पड़ता है, उसमें कोई स्विच नहीं होता है यूजुअली, मैंने देखा और भी गाड़ियों में। तो मतलब इसका जो कंसोल है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशंस भी काफ़ी क्लियर देता है, और उसके साथ साथ फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। लाइट वगैरह इसका जो है बस वही मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मतलब हाईवेज पे अप टू द मार्क नहीं है। हाईवेज पे नहीं, आप सिटी में भी नहीं चला सकते, सिटी में भी नहीं सिटी है। में भी नहीं है। मतलब सिटी में भी अगर मान लो सिटी में अगर रोड पर लाइट है तो ठीक है, और अगर आप गलती से किसी अंधेरे वाले रोड पर घुस जा रहे हो तो बहुत कम लाइट है। फुल बीम पे भी ये तो अब पता नहीं क्या इनके नॉर्म्स रहते हैं, तो उनका लाइट का मतलब बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन बहुत ही कम है, तो इसलिए मेरे को ये लाइट्स लगाना पड़े इस पर साथ। और नेगेटिव, और क्या नेगेटिव लगा आपको? नेगेटिव और थोड़ा यही है यार कि हाई कंप्रेशन इंजन है तो थोड़ा वाइब्रेशन रहता है, तो वो तो आप क्या करोगे, वो तो एक्सपेक्टेड है कि होगा ही वो तो मतलब जैसे हायर मतलब लो गियर में हायर आरपीएम पे लीजिए तो तब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा किक इन कर जाते हैं। हाँ, तब तो वो मतलब हैंडल बार पे वो उसका असर लगता है कि पैरों पे लगता है, वो तो ओवरऑल फील होता है, ओवरऑल फील होता है वो तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये था ड्यूक 390 का ओनरशिप रिव्यू। बाकी एक क्वेश्चन मेरा बच गया है तो मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, तो जैसे कि कितने की ली थी आपने डॉक्टर से? यार ये मैंने उस टाइम ली थी 272 की, 272 की ली थी। तो जो आपने ड्यूक 200 कटवाई थी? नहीं कटवाई नहीं, वो मैंने मतलब बाहर सेल करी थी। अच्छा। हाँ, वो मैंने 110 में मेरी बाइक सेल हो गई थी, वो अच्छे फ्रेश कंडीशन में थी वो। हाँ। तो वो मैंने सेल करी, थोड़ा और पैसा डाला इसके अंदर, तो एक ड्यूक 200 वापस जितना पैसा डाला तब जा करके ये आई। हाँ, क्योंकि अब दो गाड़ी रखने का सेंस था नहीं। वो ड्यूक 200 मतलब एक पल्सर थी मेरे पास ऑलरेडी, फिर 3 बाइक रख के क्या करता, तो मैंने उसको सेल किया, और उसका फिर यूज़ था भी नहीं, उसको सेल किया मैंने, उसका पैसा इसमें डाला, थोड़ा और डाला और करके फिर उसको लिया। तो मतलब आपके घर में बस आप ही हो गाड़ी चलाने वाले? हाँ, मतलब मोटरसाइकिल तो मतलब मैं ही चलाता हूँ, पापा कार वगैरह भी चलाते हैं।
तो दोस्तों ये था ड्यूक 390 का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और कुछ आपकी क्वेरी है तो मेरे नीचे मेल आईडी आ रही होगी, उस पर क्वेरी आपकी मुझे मेल करिए, बताइए। और अगर आप ड्यूक 390 लेना चाह रहे हैं, कुछ भी क्वेरी है, तो मैं डॉक्टर आदित्य के साथ आपका 1-to-1 जूम मीटिंग करवाऊंगा। तो अगर कुछ भी क्वेरी है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे मेल करो। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन पीस।